चलिए शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की। जो टेलर ने जो अगली चीज़ बताई है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अपने उस बुक में, वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, तो फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में टेलर बात करते हैं और टेलर कहते हैं कि इससे पहले अभी तक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि हम स्पेशलाइजेशन को ध्यान में ना देखते हुए ही ऑर्गेनाइजेशन को बना देते थे। समझ में आ रही बात? जैसे 4 लोग हैं, ठीक है, 4 मान लीजिए वर्कर्स हैं, ठीक है, चारों अलग अलग काम करते हैं और चारों का एक सुपरवाइज़र, ठीक है, एक सुपरवाइज़र। अब हर काम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यही सुपरवाइज़र उसको कंडक्ट करता है। और पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यानी कि हर सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होता है, ठीक है। लेकिन टेलर कहते हैं कि ये तो गलत चीज़ है। यूनिटी ऑफ कमांड से अब ये जो सुपरवाइज़र है उसे सब कुछ तो पता है नहीं। हो सकता है ये सुपरवाइज़र जो है ये क्वालिटी के बारे में इसको पता हो, ठीक है, लेकिन क्वालिटी के बारे में अगर इसको पता है तो इसको जो टेक्निकल काम होते हैं, जो अगर मान लीजिए कोई मशीन ख़राब हो जाए तो ये इसको पता नहीं है, ठीक है। फिर उसके अलावा प्लानिंग से रिलेटेड भी इस सुपरवाइज़र को नॉलेज नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस एक सुपरवाइज़र को सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इस वजह से अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि एक आदमी तो हर चीज़ में स्पेशलाइज हो नहीं सकता। इस वजह से उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट दिया, ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब ये फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? तो टेलर कहते हैं कि एक सुपरवाइज़र की जगह पे हमें हर काम के लिए अलग अलग सुपरवाइज़र की आवश्यकता पड़ती है। और इस तरीके से उन्होंने 8 अलग अलग सुपरवाइज़र्स की बात की, ठीक है, अलग अलग 8 सुपरवाइज़र्स की बात की, ठीक है। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो उसमें एक सुपरवाइज़र जो है आपका प्लानिंग देखेगा, ठीक है, प्लानिंग देखेगा, ठीक है। एक सुपरवाइज़र आपका अगर कोई मशीन ख़राब हो जाए तो उसका मैकेनिकल वाला काम देखेगा। एक सुपरवाइज़र आपका मान लीजिए कि अगर आपको क्वालिटी एश्योरेंस पे ध्यान देना है तो क्वालिटी एश्योरेंस का ध्यान देगा। तो इस तरीके से करके 8 सुपरवाइज़र्स की बात टेलर ने कही थी और बोला था कि हर वर्कर को 8 अलग अलग सुपरवाइज़र्स को रिपोर्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कि कौन से फील्ड का काम है, ठीक है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इसके ऊपर टेलर ने फोकस किया था। उन्होंने कहा था यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होना चाहिए बल्कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन के ऊपर काम होना चाहिए। और इस वजह से इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप का फंक्शनल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट बाय स्पेशलिटी जिसको कहेंगे, मैनेजमेंट बाय स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट दिया, ठीक है। टेलर कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड लीडरशिप होनी चाहिए। फिर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को हमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, लाइन स्टाफ डिफरेंस और जनरलिस्ट। तो ये लाइन स्टाफ क्या होता है और ये जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट डिवीज़न क्या होता है, आने वाले टॉपिक्स में हम इसे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इस कंसेप्ट को अभी डिस्कस नहीं करते हैं, नहीं तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है। तो उन्होंने 4 आप देख सकते हैं कि 4 प्लानिंग में, 4 प्लानिंग के सुपरवाइज़र्स और 4 एग्जीक्यूशन यानी कि काम को करने के लिए जिन सुपरवाइज़र्स की ज़रूरत होती है उन सुपरवाइज़र्स के लिए के बीच में डिवीज़न किया। यानी कि 8 सुपरवाइज़र्स की बात उन्होंने कही थी कि एक वर्कर 8 अलग अलग सुपरवाइज़र्स को रिपोर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू कि किसकी फील्ड का काम है। इसको कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है कि फंक्शनल फोरमैनशिप ऑफ टेलर एडवोकेटेड डिसेंट्रलाइजेशन अलोंग विथ अप्रूविंग सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों की बात फंक्शनल फोरमैनशिप कहती है। अब ये क्यों कहती है, इसको एक बार हल्का सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टेलर कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैनेजर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया और वर्कर हो गया, ठीक है। तो टेलर कहते हैं कि मैनेजर्स को
काम में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए, बल्कि अलग अलग 8 सुपरवाइज़र्स, 8 अलग अलग टाइप के सुपरवाइज़र्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग सुपरवाइज़र्स हायर करने चाहिए। और हर वर्कर जो है जिस भी एरिया का काम है वो उस सुपरवाइज़र्स को रिपोर्ट करेगा। एक वर्कर एक से ज़्यादा सुपरवाइज़र्स को रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई फंक्शनल फोरमैनशिप की। अब डिसेंट्रलाइजेशन की बात ये कहते हैं कि मैनेजर्स को हर काम में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए, बल्कि सुपरवाइज़र्स को मैक्सिमम काम करना चाहिए। ये तो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन इसके साथ साथ सेंट्रलाइजेशन की बात भी टेलर कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन की बात टेलर इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम जो वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल है वो सुपरवाइज़र्स के पास चला जाएगा, और इसको कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। और मैनेजर्स का जो कंट्रोल है वो सुपरवाइज़र्स के पास चला जाएगा, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये दो बातें टेलर ने अपने फंक्शनल फोरमैनशिप में कही थी। इसी वजह से अक्सर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि टेलर का जो फंक्शनल फोरमैनशिप का मॉडल है वो डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ सेंट्रलाइजेशन को भी प्रमोट करता है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन प्रिंसिपल है। एक्सेप्शन प्रिंसिपल्स भी इसी फंक्शनल फोरमैनशिप में आता है। टेलर कहते हैं अगर जनरली मैनेजर्स को सुपरवाइजर्स के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर काम सही से नहीं हो रहा है, टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, ठीक है, अगर वर्कर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, टारगेट सही तरीके से अचीव नहीं हो पा रहा, उस केस में ही मैनेजर को सुपरवाइजर्स के काम में इंटरफेयर करना चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्सेप्शन प्रिंसिपल। जनरली मैनेजर्स अपनी दूरी बनाकर रखेगा, काम हर चीज़ में सुपरवाइजर्स के काम काज में अड़ंगा नहीं डालेगा, लेकिन जब मैनेजर को लगेगा कि टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं तो उसी केस में मैनेजर को इंटरफेयर करना चाहिए, ठीक है। जनरली जो रूटीन काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, ठीक है, वो सबऑर्डिनेट्स वो सुपरवाइजर्स को मैनेजर को डेलीगेट कर देना चाहिए, यानी कि सबऑर्डिनेट्स के ऊपर जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। रूटीन जो भी छोटे मोटे रोज़मर्रा के कामकाज हैं ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, वो सारे काम का सुपरवाइजर्स देखेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वो ही मैनेजर देखेगा। तुम्हारी बात, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो छोटे मोटे डिफेंस के काम होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर और बाकी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और बाकी के जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और आर्मी नेवी और एयरफोर्स, तो ये लोग इस मामले को सुलझा लेते हैं, ठीक है। तो रूटीन काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जनरली देखती है, लेकिन जब कोई बड़ा इशू खड़ा होता है, जब भी कोई बड़ा इशू खड़ा होता है तो उस केस में, बड़े इश्यूज़ के खड़े होने के केस में ही प्राइम मिनिस्टर इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर टेलर कहते हैं कि रूटीन कामों को, मैनेजर को रूटीन कामों को अपने सुपरवाइजर्स को डेलीगेट कर देना चाहिए, और जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो मैनेजर को करना चाहिए। अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, जो डीएम भी जिसको कहते हैं, वो सारे काम करता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ, आपको पेपर 2 में काम आएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो सारे रूटीन काम, अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट भी जारी करना हो तो वो भी डीएम कर रहा है, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाए तो वो भी डीएम कर रहा है, कहीं पे वेलफेयर की समस्या है, कहीं पे एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन की कोई समस्या है, बैंकिंग की कोई समस्या है, तो सारा काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। तो यहाँ पर हम इस एक्सेप्शन प्रिंसिपल के, टेलर के सिद्धांतों को अप्लाई कर सकते हैं कि जो रूटीन काम है, जो छोटे मोटे काम है, उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चाहिए कि अपने सबऑर्डिनेट्स को, चाहे एडीएम हो, चाहे एसडीएम हो, या बाकी के जो ऑफिसर्स हैं उनको डेलीगेट कर दे, और जो इम्पॉर्टेंट जो काम होते हैं, जो स्ट्रैटेजिक काम होते हैं, उसको अपने पास रखे, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेप्शन प्रिंसिपल। अब आज के समय में टेलर के कंटेक्स्ट, टेलर की थियरी का क्या एप्लीकेशन है, तो सबसे पहली बात है कि अगर हम टेलर के सिद्धांतों को आज के समय में इस्तेमाल करें तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। इंडस्ट्री में जो डिस्कॉर्ड होता है, यानी कि वर्कर यूनियन और वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में जो झगड़ा होता है पेमेंट को लेके, उसको भी हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं
क्योंकि अगर साइंटिफिक पद्धति पे काम होगा, साइंटिफिक तरीके से काम होगा, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्कर्स ज़्यादा काम करेंगे, और पीस रेट सिस्टम पे अगर वर्कर्स को पेमेंट मिलेगी तो उनको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो मैनेजर्स, जो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में या ट्रेड यूनियन के बीच में जो झगड़ा होता है, वो झगड़ा हम कम कर सकते हैं, वो झगड़ा हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? क्योंकि इससे प्रॉफिट और एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो वर्कर्स, पीस रेट सिस्टम पे वर्कर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर मैनेजर्स भी खुश रहेंगे, तो वर्कर भी खुश रहेगा, मैनेजर भी खुश रहेगा, तो दोनों के बीच में जो टकराव की स्थिति है उसे हम कम कर सकते हैं। फिर बेटर लाइफ फॉर वर्कर्स, ज़्यादा पैसा वो कमा पाएंगे क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से काम करेंगे, तो अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे और इससे उनकी जो पगार है उसमें वृद्धि मिलेगी। वेस्टेज को कम करने में मदद मिलेगी, फिर रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलेगी। ठीक है, फिर आज के समय में जो एनपीएम की बात हम करते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, इसको नियो टेररिज्म भी कहा जाता है। एनपीएम के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी इस टॉपिक को हम जाने देते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, जब एनपीएम डिस्कस करेंगे तो नियो टेररिज्म को भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आज के समय में जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ऑपरेशंस एंड मेथड है, ठीक है, फिर उसके अलावा वर्क स्टडी का जो कंसेप्ट उन्होंने बताया था, टाइम एंड मोशन स्टडी की बात जो उन्होंने की थी, ये सब कुछ टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फिर उसके अलावा कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं टेलर का। तो सबसे पहली बात है, मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे ही टेलर ने फोकस किया। मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, टेलर का ये कहना था कि उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया। उन्होंने ये कहना था कि जैसे पगार बढ़ जाएगी, पैसा जैसे ही आने लगेगा, लेबर्स मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, उन्होंने, जब मैंने आपको बताया था कि जब सिस्टमैटिक सोल्डरिंग की बात की थी, तो उन्होंने मोटिवेट करने के लिए क्या बताया था कि हम एक्सेप्शनल पे अगर हम उनको देने लगेंगे, एक्सेप्शनल पैसा देने लगेंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो अपने आप मोटिवेट होकर वो ज़्यादा काम करने लगेंगे। जबकि ऐसा हमेशा सही नहीं है। आगे के जो थिंकर्स हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे थिंकर्स ने बताया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, काम करने का जो इन्वायरमेंट होता है वो मैटर करता है। उसके अलावा आपकी जो रिकग्निशन होती है, आपके जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक किसी वर्कर के मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो टेलर ने इन सब चीज़ों को, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन जो एलिमेंट्स होते हैं काम करने में, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही ध्यान दिया। फिर दूसरा क्रिटिसिज्म है मैनेजरियल डिस्क्रेशन। इन्होंने मैनेजर्स के डिस्क्रेशन को, मैनेजर्स के जो काम करने के तरीके हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा प्रभावित किया। अब ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पहले तो मैनेजर वर्कर को डांट सकता था कि तू काम सही से नहीं करता है, ठीक है, लेकिन अगर साइंस आ गया तो साइंस में तो पूरा लिखा हुआ है कि भाई इस काम को करने में इतना ही समय लगता है। ठीक है, उस हिसाब से अगर मान लीजिए कि अगर एक शर्ट सिलने में अगर मान लीजिए 20 मिनट लगते हैं, तो 1 घंटे में वो 3 शर्ट सिलेगा और 8 घंटे की शिफ्ट में वो 24 शर्ट सिलेगा, 24 शर्ट्स। ठीक है, ये साइंस के माध्यम से, वर्क स्टडी के माध्यम से, टाइम एंड मोशन स्टडी के माध्यम से ये पता चल गया कि एक वर्कर 24 शर्ट ही सिल सकता है। अब मैनेजर इस वर्कर को गाली नहीं दे सकता कि तू क्या काम कर रहा है, तू काम नहीं कर सकता, तू काम सही से नहीं कर रहा है, क्योंकि 24 शर्ट सिलने की बात कही गई है और वो वर्कर 24 शर्ट ही सिलेगा। उसके ऊपर सिल ले तो वो उसको बोनस मिलेगा, वो बात अलग है। अब मैनेजर के ऊपर जो कंट्रोल पहले था, मैनेजर तो पहले किसी को भी किसी भी बात पे गाली दे सकता था, सुना सकता था, नौकरी से निकाल सकता था, ठीक है, कि तू काम नहीं करता, ये नहीं। लेकिन अब तो सारी चीज़ें मैथमेटिकली कैलकुलेटेड हैं। इसका मतलब है कि अब मैनेजर्स की मनमर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसलिए इट रिड्यूस्ड मैनेजरियल डिस्क्रेशन। अब ये अच्छा भी है और नेगेटिव भी है। मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये खराब है, और अगर बाकी वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सही है। ठीक है, फिर वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क की बात की थी उन्होंने। ठीक है, कि एक काम करने का सबसे बेहतरीन तरीका, उससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो ये भी एक बड़ा क्रिटिसिज्म है कि किसी भी काम को अगर आपने कैलकुलेट कर दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि ये काम करने का सबसे बेस्ट तरीका है।
हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होती है, हर इंसान अलग अलग होता है, सबकी काबिलियत अलग अलग होती है, और उसमें हर काबिलियत के हिसाब से इंसान काम करता है। उसमें आप साइंस घुसा देंगे, मैथ्स घुसा देंगे, कैलकुलेशन घुसा देंगे कि भाई इसी तरीके से काम होना चाहिए, तो डेट इज़ रॉन्ग। फिर अगला क्रिटिसिज्म है डीह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्क प्लेस। डीह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्क प्लेस का मतलब है इंसान को रोबोट बनाने की बात टेलर ने कही थी। जैसा कि मैंने बताया, वो ब्रिक वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा था कि भाई उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि भाई वर्कर जो है वो राइट हैंड से ब्रिक उठाएगा, फिर लेफ्ट हैंड से सीमेंट लगाएगा, ठीक है, राइट हैंड से ब्रिक उठाएगा, लेफ्ट हैंड से सीमेंट लगाएगा, ठीक है, फिर राइट हैंड से क्या करेगा, उस ब्रिक को उस सीमेंट के ऊपर रखेगा, फिर लेफ्ट हैंड से क्या करेगा कि उस ईंट को उस सीमेंट के ऊपर रखने के बाद उसको थोड़ा सा प्रेस करेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कैलकुलेट है। इसमें मान लीजिए 2 सेकंड लगेगा, इसमें 1 सेकंड, इसमें 2 सेकंड, इसमें मान लीजिए इसमें भी 2 सेकंड। सब कुछ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंसान को रोबोट बनाने की बात की गई है इसमें। अब आप एक इंसान के वर्कर के ऊपर अब डिपेंड नहीं करता है कि वो भाई लेफ्ट हैंड से उठाना चाहे तो लेफ्ट हैंड से उठाए, जिस तरीके से उसको सहूलियत लगती है उस तरीके से उठाए, नहीं, उसके काम को रोबोट के तरीके से डिफाइन कर दिया गया है कि भाई तुमको इसी तरीके से राइट हैंड से ही उसको उठाना है और लेफ्ट हैंड से तुमको सीमेंट लगाना है। तो दिस इज कॉल्ड द डीह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्क प्लेस, ठीक है। फिर अगला है मनी इज द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर। टेलर ने कहा था कि मनी इज द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर, जैसा कि अभी डिस्कस कर चुके हैं जब उन्होंने सिस्टमैटिक सोल्डरिंग में मोटिवेशन की बात की थी। तो सिस्टमैटिक सोल्डरिंग में मोटिवेशन के समय में टेलर ये कहते हैं कि मनी इज़ ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर, लेबर को ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा तो वो अपने आप मोटिवेट होकर बेहतर तरीके से परफॉर्म करने लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है। मोटिवेशन मनी के अलावा भी बहुत सारे और फैक्टर्स मोटिवेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी वजह से टेलर की थ्योरी को मोनिस्टिक मॉडल ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है, मोनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन या मोनिस्टिक मॉडल ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। फिर टेलर ने सिर्फ फॉर्मल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को ही स्टडी किया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं स्टडी किया। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इनफॉर्मल पार्ट भी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल पार्ट भी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 4 कलीग्स हैं, ठीक है, 4 कलीग हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चारों एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, चारों एक ही लेवल पे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनमें से जो 2 कलीग जो हैं वो अपने बॉस के ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा चाहते हैं। इस वजह से इनका जो पावर है, दे हैव मोर इन्फ्लुएंस, दे आर मोर पावरफुल देन दीज 2 वर्कर्स। तो ये हो गया इनफॉर्मल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि इन 2 वर्कर्स की अपने बॉस के साथ ज़्यादा अच्छे बनती है, समझ मेरी बात। तो दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल पार्ट ऑफ दिस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और जो फॉर्मली हायरार्की बनाई जाती है डेट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्रिटिसिज्म। फिर शॉप फ्लोर लेवल अगर हम देखें तो टेलर का जो काम था वो सिर्फ शॉप फ्लोर लेवल पे ही ज़्यादा फोकस था। शॉप फ्लोर लेवल का मतलब है कि उन्होंने मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा काम नहीं किया था। जनरली उनका जो कामकाज था वो वर्कर्स के जो जहाँ पे काम होता है बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे वर्क स्टेशन है, जैसे मान लीजिए अगर गारमेंट इंडस्ट्री है तो जहाँ पर सिलाई का काम होता है उस पर ध्यान दिया। मैनेजमेंट के फोकस में कैसे मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, मैनेजर्स को कैसे बेहतर तरीके से काम करना चाहिए, उस पर कम फोकस था, बल्कि उनका फोकस साइंटिफिक मैनेजमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को बेहतर कैसे किया जाए उसके ऊपर था, न कि मैनेजर्स को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, मैनेजमेंट को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। इसके ऊपर टेलर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है, ठीक है। फिर लेबर लीडर्स ने टेलरिज्म को, ट्रेड यूनियन को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ट्रेड यूनियन अब बार्गेनिंग नहीं कर सकती थी। बार्गेनिंग ट्रेड यूनियन क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि वहाँ पर समस्या सबसे बड़ी ये थी कि बार्गेनिंग करे तो करे कैसे, क्योंकि वहाँ पर तो सारी चीज़ें पहले से ही टेलर ने स्पेसिफाई कर दी है
कि भाई लेबर इतना काम है, एक काम को करने में इतना ही समय लगता है, उसकी इतनी ही पगार है। उसमें अब ज़्यादा ट्रेड यूनियंस भी बार्गेनिंग नहीं कर सकती अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए या अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जनरली अगला पॉइंट ये है कि जो टेलर का कंसेप्ट है वो रूटीन वर्क में ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है। रूटीन वर्क वाले जो काम होते हैं उसी में अप्लाई ज़्यादा होती है, क्योंकि उसी में तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इस ब्रिक को उठाने में, ठीक है, ब्रिक को उठाने में 2 सेकंड ही लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम हो जो रूटीन काम ना हो, ठीक है, उसमें हम तो टाइम कैलकुलेट कर नहीं सकते, उसमें तो टाइम कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, क्योंकि वो काम बार बार नहीं हो रहा है, वो काम सिर्फ एक ही बार हुआ और वो ख़त्म हो गया। तो जो बड़े काम जो जहाँ पे ज़्यादा दिमाग वाले काम होते हैं वहाँ पर टेलर के प्रिंसिपल्स को हम सही तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। जनरली टेलर के प्रिंसिपल्स को ऐसे कामों में, ऐसी फैक्ट्रीज में हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कस्टमाइज प्रोडक्शन जहाँ पर होता हो, जैसे मान लीजिए कि एक गारमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर लाखों कपड़े बनते हैं। मान लो कि एक ही मान लीजिए कि फ्रॉक का डिज़ाइन है, ठीक है, जिसके 1 लाख पीस बनाने हैं, ठीक है। वहाँ पर तो आप इस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई एक फ्रॉक को बनने में कितना समय लगता है, उस हिसाब से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए डिज़ाइनर फ्रॉक है, ठीक है, कस्टमाइज फ्रॉक है कि एक और जिसके 1 लाख पीस नहीं, सिर्फ एक ही पीस बनना है, तो ऐसे केस में टेलर का सिद्धांत यहाँ पर काम नहीं आता है। फिर यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि इंसान को रोबोट बनाने की बात टेलर कहते हैं, और उससे वर्कर के फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। जनरली आप जो असेंबली लाइन सिस्टम देखते हैं, जो फैक्ट्रीज़ में, मास प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज़ में होता है, उसमें जो वर्कर्स होते हैं उनके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। फिर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी है टेलर के सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट करना। लॉन्ग टर्म में भले ही फ़ायदा हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि होता क्या है कि वर्कर्स को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि भाई क्योंकि पहले से वर्कर अपने हिसाब से काम करते आए हैं, अब उसको चेंज करके उन्हें नए तरीके से, नई टेक्निक के साथ काम करना होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो प्रोसेस है, काम करने का जो प्रोसेस है, वो हैम्पर होता है, उसमें डिले होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और पीस रेट सिस्टम के बारे में टेलर बात करते हैं। इसका मतलब है कि कोई मिनिमम वेज नहीं है, जो वर्कर जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वर्कर एक दिन बीमार पड़ गया, सैलरी में क्या होता है कि अगर आप एक दिन बीमार पड़ गए तो भी आपको उतनी सैलरी मिलती है, ठीक है, क्योंकि उसमें अर्नड लीव और बहुत सारे और कंसेप्ट होते हैं। तो आप अगर छुट्टियां हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अगर आप बीमार पड़े तो इसका मतलब है कि आपका पूरा एक दिन का पैसा जो आप कमा सकते थे वो चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर वर्कर्स के नुकसान की बात है। और हर्बर्ट साइमन और मार्च ने टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थियोरी का नाम दिया है। फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थियोरी का मतलब फिजियोलॉजी का मतलब हमारा शरीर, एंड साइकोलॉजी यानी हमारा दिमाग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को ही सिर्फ ध्यान में दिया कि भाई यहाँ पे 4 वर्कर, यहाँ पे 2 सुपरवाइजर, यहाँ पर एक उनका मैनेजर, ठीक है। उन्होंने वर्कर्स के, सुपरवाइजर्स के या मैनेजर के इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं की। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लोगों से बना हुआ नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन मेंटालिटी, ह्यूमन मेंटालिटी क्या है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कोई रोबोट्स नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई एंटिटीज़ नहीं बैठी हुई हैं, यहाँ पर इंसान, जीते जागते संजीदा इंसान बैठे हुए हैं, जो कि टेलर ने कभी उनको कंसिडर नहीं किया। टेलर के हिसाब से हर वर्कर बराबर है। जो भी वर्कर एक लेवल पे काम कर रहा है सब बराबर हैं, जो भी सुपरवाइज़र एक लेवल पे काम कर रहे हैं सब बराबर हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर वर्कर अलग अलग होता है, सबकी मेंटालिटी अलग अलग होती है, सोच का तरीका अलग अलग होता है, हर सुपरवाइज़र अलग अलग होता है, हर इंसान अपने अपने हिसाब से अलग अलग होता है। एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, बट दिस फैक्टर वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय टेलर। इस वजह से इसको फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थियरी का नाम हर्बर्ट साइमन और मार्च ने दिया है। हर्बर्ट साइमन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज इम्पर्सनल एंड अंडर एम्फसाइज द ह्यूमन फैक्टर। वही सेम चीज़ है, इमोशंस को, ह्यूमन इमोशंस को
कंसिडर नहीं किया साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी ने, ठीक है। फिर इट रिड्यूस इनिशिएटिव ऑफ द वर्कर्स, उसका फ्रीडम, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने वर्कर को पहले से ही एक चार्ट दे दिया कि भाई ये लो, तुमको इस तरीके से काम करना है, इसमें इतना सेकंड लगना चाहिए, इसमें इतना सेकंड लगना चाहिए, आपको लेफ्ट हैंड से ये उठाना है, राइट हैंड से ये उठाना है, इसको यहाँ पर उठा के रखना है, रखने में इतना समय जाएगा, फिर आपको ये काम करने में इतना समय जाएगा। तो आपने वर्कर को एक तरीके से बांध दिया, ठीक है, आपने वर्कर को एक तरीके से रोबोट के रूप में तैयार करके बांध दिया। उसका फ्रीडम, खुद की सोच, खुद का इनिशिएटिव, हो सकता है कि वर्कर के पास बेहतर आइडिया होता उस काम को करने का, तो वो सारी चीज़ें टेलर ने कंसिडर नहीं की। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है टेलर की थिंकिंग का। तो ये था ऑल अबाउट टेलर। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप ये लेक्चर देखने के बाद जो भी मैंने रिसोर्सेज, बुक के रिसोर्सेज आपको बोले हैं पढ़ने के लिए, उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, तो आपको बेहतर और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज एंड योर कन्फ्यूजन्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम फेयोल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।